अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन तो लाजमी दबाइएगा ताकि बर वक्त मेरा वीलॉग आपको मिलता रहे। आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं, जब ये मैंने वीलॉग ऑन एयर किया तो कुछ लोगों के इतराज़ात हुए। तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे का मेरे इस वीलॉग या वीलॉग के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसकी वजह से दिल दुखा हो, तो आप प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़। क्योंकि मेरा हरगज़ मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई भी व्लॉग करूँ या उसमें कोई बात करूँ जिसकी वजह से आपकी इस नफ़स मजरूह हो या आपको दुख हो। तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। 26वीं तरमीम पास हो गई, सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से भी। तो हर बंदे ने ज़मीर के सामने बैठ के, ज़मीर को सामने रख के फ़ैसला किया और 26वीं तरमीम जैसे हुई, जिस तरह हुई, बालाखिर हो गई। इसमें मुल्की मफाद जो है वो भी आपके सामने है, अवामी मफाद वो भी आपके सामने है और जो गवर्नमेंट है उसका जो ज़ाती मफाद है वो भी आपके सामने है। तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुबारक हो कौम को कि 26वीं तरमीम की वजह से इंसाफ जो है उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। अब देखें कितनी स्पीड तेज़ होती है और उसके साथ-साथ ये भी कहा गया कि इसमें अवाम की, रियासत की और जमहूरियत की फ़तह हुई। अवाम जो मेरे ख़्याल में 26वीं तरमीम से फ़ायदा उठाएँगे, वो तो मुझे कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। क्योंकि कुछ दीवाने लोग जो ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम जो है ये अवामी सतह पे इसको बहुत मकबूलियत मिली है और इसकी वज़ह से अवाम की जो फलाह-बहबूद है, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा होगा। कुछ दीवाने ये कहते हैं कि इस तरमीम का अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक ये बात हो रही है कि इस तरमीम की वजह से जो आपका जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर मॉनिटरिंग ज़ाहिर बात होगी और वो जो इंसाफ का अमल है वो तेज़ होगा। मेरे ख़्याल में उसके लिए इनको एक और तरमीम जो करनी पड़ेगी, वो 27वीं तरमीम हो या 28वीं तरमीम हो या 29वीं तरमीम हो, ताकि वो अदालत का जो प्रोसेस है इंसाफ का या फैसलों के अंदर ताख़ीर बिला वजह होती है, उसको तेज़ करने के लिए हमें और जो है वो अमेंडमेंट जो है उसके अंदर जाना होगा। इन सारी चीज़ों के अलावा मेरा फिर कंसर्न वही है कि इस आईनी तरमीम की वजह से मुआशियात जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है या लोगों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या उसके अंदर को दूध की नहरें जो हैं वो बहना शुरू होंगी कि जिसकी वजह से जो अवाम है उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पहले से बेहतर हो। हमने ये कहा था जी 2035 तक जो है वो हम आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये आईएमएफ के साथ जो हमारा मुआहिदा है, ये प्रोग्राम है, ये आखिरी होगा। और इस बात को किए मेरा ख्याल है कभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए। तो आप ये देख लें कि हमने आईएमएफ से $2 अरब मज़ीद माँगने का मुतालबा कर दिया है। अब अगर मैं इस बात को देखूँ जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि 2035 तक हम आईएमएफ से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा लेंगे, क्योंकि हम ये भी सोच रहे हैं 2035-40 तक पाकिस्तान दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें, उस लिस्ट में इसका नाम शामिल होगा। लेकिन ये जो हमारे क्या कहते हैं उसको करण हैं या कह लें कि जो हम सोच रहे हैं, जो नए-नए हम कर्ज़े ले रहे हैं आईएमएफ से, मुझे ये भी बात गवर्नमेंट की जो है वो बिल्कुल पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये जो $2 अरब आप ले रहे हैं, ये हम आईएमएफ से क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में उनसे माँग रहे हैं। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 2 अरब का जो कर्ज़ा है इसकी दरख्वास्त दी जाएगी। तो ये 2 अरब कर्ज़ा लेने से क्लाइमेटिक चेंजेज़ जो हैं उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएँगे। बजाय इसके कि हम क्लाइमेट चेंजेस से निपटने के लिए कोई अमली तौर पे इकदाम करें, डिफॉरेस्टेशन जो है उसके अमल को रोकें और फॉरेस्टेशन का अमल जो है उसको हम तेज़ करें और हर बंदे को हम दरख्त जो है उसकी अहमियत बताएँ और उनको ये भी बताएँ कि दरख्त को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी इंसान को बचाना ज़रूरी है। तो दरख्त हमारी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूरी हैं जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए साँस लेना ज़रूरी है, इसलिए उस साँस को बरकरार रखने के लिए दरख्तों का भी होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बजाय इसके कि हम उस तरफ जाएँ, हमें पता ये चला कि ये मद बच गई है कर्ज़े की, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि इस मद को इस्तेमाल करते हुए हम $2 अरब जो हैं वो और ले लें। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बेहतरी मुझे नज़र आ रही है लोगों की, वो बहुत दूर-दूर तक मैं तो उसको ज़ीरो ही समझ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर चल पड़ा है। बल्कि कुछ लोगों ने तो टेक ऑफ का भी दावा किया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उस टेक ऑफ के साथ या स्टेबिलिटी के साथ या इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर जो स्टेबिलिटी आ रही है बकौल उनके, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। वजह, लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट है, मैं ये कहता हूँ नहीं, इन्फ्लेशन अभी भी डबल डिजिट है। लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पहले से कम हो रहा है, मैं भी कह रहा हूँ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले से बढ़ रहा है। लोग कहते हैं अवाम जो खुशहाल होना शुरू हो गई, अगर अवाम खुशहाल होना शुरू हो गई तो बिजली के बिल जितने भर-भर के आ रहे हैं, वो जो मेजर चंक उनकी सैलरी का है वो ले रहे हैं, तो लोग खुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं?
तो अगर ये बात है तो फिर क्यों जो पॉवर्टी रेट है पाकिस्तान के अंदर वो 40% से भी ऊपर चला गया है। तो खुदा ना कुछ थोड़ा सा बात करने से पहले आप देख लिया करें कि जो असल फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, कि वाकई ये फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं ये ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते। तो ये हमें चीज़ें देखने की बड़ी अशद ज़रूरत है। हमने कहा जी हमने आईपीपी जो हैं तकरीबन 8 या 6 भी बताया जाता है, उनको हमने बंद कर दिया और उसके ऊपर हमने कौम को ये खुशखबरी भी सुनाई थी, तकरीबन 60 बिलियन रुपया जो है वो बचेगा, ये इसका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पिछले दिनों अगर आप देखें जो अखबारात हैं तो उसके अंदर ये भी कहा गया कि हमारे जो आईपीपीज़ हमने बंद किए हैं उनको हमने पैसे भी पे कर दिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो पैसे किस चीज़ के पे किए हैं, कि वो 80 बिलियन रुपीस बनते थे और जो 60 बिलियन का प्रॉफिट हमने कमाया, 60 बिलियन पाक रुपीस का, वो प्रॉफिट कहाँ गया? क्यों? वजह ये कि बिजली के ऊपर जो राइत थी वो हमने ख़त्म कर दी। और आपको याद हो तो मैंने एक अपने वीला के अंदर ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये जो मुआहिदा किया है आईएमएफ के साथ, उसके अंदर 40 कड़ी शर्तें जो वो मानी हैं। उन 40 कड़ी शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि अब वो फ़ी यूनिट जो नया टैरिफ है वो तकरीबन ₹9.29 लगाया जाएगा। तो आप ये देखिए कि जो हमसे ये कहा गया था कि जी ये आईपीपी जो महँगे और अनप्रोडक्टिव हैं उनको बंद करेंगे तो उससे बिजली की कीमतों में कमी आएगी। और मैं 60 अरब रुपए का जो है प्रॉफिट भी बता दिया गया था, सुना दिया गया था। तो अगर वो 60 अरब का प्रॉफिट था तो ये फिर ₹9.29 बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों हो गया है? तो देखिए ना, है ना तज़ाद कि कर आप कुछ रहे हैं, दिखा आप कुछ रहे हैं, लागू आप कुछ कर रहे हैं। हमने दरख्त नहीं लगाने, हमने जंगलात को काट-काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी हैं। हमने जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, जहाँ फसलें उगती हैं, जहाँ हरियाली का कुछ चांस होता है, उनको भी जनाब हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके नूरे नज़र कर रहे हैं। जंगलात नहीं लगाने हमने। तो मुझे ये बताएँ, जब आप डिफ़ॉरेस्टेशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और फ़ॉरेस्टेशन का जो अमल जो है उसको शुरू नहीं करेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि स्मोक जैसे प्रॉब्लम जो है, और मुबारक हो लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है, तो ये स्मोक का मसला जब हल कर लेंगे। आप क्या कहते हैं कि लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियाँ मुकम्मल है, जिसके ऊपर कह रहे हैं कि तकरीबन मसनूई बारिश जब बरसाएँगे उसके लिए 50 से 70 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मसनूई बारिश है, क्या ये एक दफ़ा बरसाएँगे तो उसके ऊपर 50 से 60 लाख रुपया खर्चा आएगा, कि या पूरा कह लें कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेंगे तब सिलसिला होगा। तो क्या ही बेहतर हो कि ये जो मसनूई बारिश आपने बरसानी है, उसके ऊपर जो खर्चा करना है उसकी आप प्लांटेशन करें। शजरकारी मुहिम जो है उसको तेज़ करें। टीवी के ऊपर आपका जो प्रिंट मीडिया, उसके ऊपर सोशल मीडिया, उसके ऊपर दरख्तों की अहमियत, दरख्त लगाने की जो मुहिम है उसको तेज़ किया जाए। और ये गवर्नमेंट ऐसे ही रिक्वेस्ट करे लोगों से कि ये इसी तरह से जैसे अपने आप बाल बच्चे पाल लें, इसी तरह कोई पौधा आपने लगाना है तो उसको उसकी हिफाजत जो उसकी रखवाली भी आपने अपने औलाद की तरह करनी है। तो चीज़ें कुछ सीधी हों, वरना होगा क्या कि हर साल जो है जनाब आप इसी तरह दावे करेंगे, स्मोक आएगी, बीमारियाँ फैलाएगी, हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उनकी जान लेगी, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जान लेगी, और नौजवान भी ज़ाहिर बात जब मौसम ख़राब होता है तो हर बंदा उससे अफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी। लेकिन हम जो प्रॉपर पायदार हल है उसकी तरफ हमने नहीं जाना, और हर साल में ये खुशखबरी सुनाएँगे, कभी हम अखबारों में ये पिक्चर भी छाप देंगे। देखें, ये जहाज़ है जो मसनूई बारिश बरसाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मसनूई बारिश जो है उसके कतरे जो पाइप जहाज़ों में लगे हैं वो कहाँ-कहाँ से आते हैं। हमारी सूरत-ए-हाल जो है एग्रीकल्चर की वो ये है कि कपास की जो फसल है, उसकी जो पैदावार है इस दफ़ा उसमें 48% कमी रिकॉर्ड की गई है। इज़ाफ़े की बात नहीं कर रहा, कमी की बात कर रहा हूँ। तो क्या हमारे कानों के ऊपर जो है मजाल है कि कोई जूँ रूंघ जाए, या हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि ऐसी कौन-सी गलती हम कर रहे हैं, या जो कपास के बीज हैं वो हम ऑब्सोलीट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो हम ऑब्सोलीट इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे जो कपास पैदा करने के तरीक़ेकार हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, या क्लाइमेट चेंजेज़ की वजह से 50 की जो फसल है वो 48% इस दफ़ा उसकी जो पैदावार, सॉरी, कपास की जो पैदावार है वो इस दफ़ा 48% कम हुई है। बजाय से कि हम उस तरफ जाने कि हम जो बाकी अनप्रोडक्टिव काम हैं उसके अंदर लगे हुए हैं। और क्या ही मुबारक हो गवर्नमेंट को कि जो तनख्वाहदार तबका है उसने ताजरों से 1550% ज़्यादा टैक्स जो अदा किया है। उसकी शायद वजह ये है कि आपको पता है कि जो कि सैलरीज़ गवर्नमेंट ने देनी है, तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो ठीक है। तो वहाँ जहाँ-जहाँ से जो भी स्लैब इन्होंने तय की वहाँ से सैलरी जो काट लें टैक्स की मद में। बाकी आगे उन लोगों का गुज़ारा जो आफ्टर टैक्स जो इनकम है उसमें होता है या नहीं होता। कि जैसे मैंने कहा कि तनख्वाहदार तबका जो है वो 1550% ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है, किसकी निस्बत? ताजरों की निस्बत। और ताजरों से 6 या 7 बिलियन वसूल कर लिया गया है। एफबीआर को बराह रास्त जो है 10 लाख टैक्स की अदायगी।
ताजर दोस्त स्कीम के तहत ₹100 माहाना से कम टैक्स की शरह भी अदा नहीं की जाती। तो अगर थोड़ा-सा इन चीज़ों को मॉनिटर करें और आपका ये जो बिज़नेसमैन है जो टैक्स नहीं अदा कर रहा, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करें, तो उसके ज़ाहिर-सी बात है आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, तो उस तरह टैक्स जो है उसकी कलेक्शन में इज़ाफ़ा हो सकता है, बजाए इसके सारे का सारा बर्डन जो है अब वो सैलरीड क्लास के ऊपर डाल दें, तो ये भी देखें नाइंसाफ़ी नहीं है। एक बात जो मैं काफ़ी अरसे से करता आ रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है, उसमें उसके अंदर पॉपुलेशन जैसा फैक्टर जो है उसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं और शायद पता नहीं जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं या हमसे वो पॉलिसी ही नहीं बनती कि जिसके अंदर पॉपुलेशन जैसा फैक्टर जो है उसको अहमियत दी जाए। और कहा यह जा रहा है कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 40 करोड़ हो जाएगी। अभी 24 करोड़ आबादी है आपकी, तो आप देखें इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसकी वजह ये भी कही जा रही है कि 2050 तक अगर हम चीज़ों को इस तरह लेके चलते रहे और हमारे शहर जो पहले ही बुनियादी ढांचे जो उससे आ रही हैं, और साथ ये भी कहा गया है कि 2030 तक जो शहरी आबादी है उसमें 4.99 बिलियन इज़ाफ़े की तवक्को है, जो तकरीबन कुल आबादी का 7.40% बनती है। अब ये बढ़ती आबादी जो शहरों के ऊपर दबाव की वजह से उनका मेरा ज़िंदगी गैर मेयारी हो रहा है और शहरी अफ़ाल में खलल पड़ रहा है, माहौलियाती तबाही, ज़ाहिर-सी बात है आप जितना भी नुकसान उससे हो सकता है, इस बेहंगम आबादी के बढ़ने से वो हो रहा है। और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि हमने डिफ़ॉरेस्टेशन करके और जो ज़रई ज़मीनें उसके ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटी बनाते जा रहे हैं, वक़्त के साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर जो खुराक की सिक्योरिटी है, या फूड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं। ज़ाहिर बात जब ज़रई ज़मीनों को काट के आप घर बनाते जाएँगे, तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी आपकी। और इसी तरह जो बुनियादी शहरी खिदमात हैं, जैसे पानी का सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, रहाइश, सेहत, तालीम के लिए बेपनाह दबाव डला हुआ है और दबाव है पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है उसके ऊपर। तो अब वो वैसे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि हम छोटे शहरों के लिए मियारी जो कह लें कि स्टैंडर्ड वो लाइफ़स्टाइल है उसके लिए या बुनियादी जो सहूलतें हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हम अमदाद जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें भी तो सोचना चाहिए कब तक हम अमदाद के ऊपर जीते रहेंगे, कब हम अपने हाथों से काम करना शुरू करेंगे और हमारे लोग जो हैं वो अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके जीना शुरू करेंगे।